सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं हॉर्मोन्स वाला चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इधर से क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 या कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू इट। बिल्कुल नया चैप्टर है। अभी से पहले जितने भी चैप्टर हुए हैं आई होप वो क्लियर हुए होंगे। जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उस टॉपिक के, उस लेक्चर के नीचे जाकर के ऑफ कोर्स, तो वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आपने पूछा था अभी तक तो आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, विद दिस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे ये चैप्टर इन बिटवीन आएगा, इसके बाद भी कुछ चैप्टर्स आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के। ठीक है, तो अभी हम लोग का ना थोड़ा सा सीक्वेंस इधर उधर हो गया, बट विल ट्राई टू गेट ऑल द लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस हार्मोन वाला चैप्टर। हम लोग इसको जनरली हार्मोन वाला चैप्टर कहते हैं, इतना लंबा नाम कोई नहीं लेता। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देखो, हमारे बॉडी में ना न्यूरल सिस्टम जो है ना वो हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक सेल पे जो है ना अलग अलग न्यूरल सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट्स है वो हर एक सेल टू सेल जा रहे हैं एंड उसको सिग्नल दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे बॉडी में मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, तो उतना फाइन हमारा न्यूरल सिस्टम काम नहीं करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे बॉडी में दिक्कत ये आई है कि हर जगह पे जाकर के जो एक सिग्नल देने वाला काम है, फिर वो किससे कराएं हम लोग। तो वो उस चीज का जो है हमारे पास सॉल्यूशन ये निकल के आया, हम लोग कुछ तो बनाते हैं। ठीक है, गॉड ने कहा कि हम कुछ तो ऐसा बनाते हैं ना जो हर एक सेल के पास पहुंच जाए। तो हर एक सेल के पास क्या पहुंच रहा है हमारे पास? ब्लड पहुंच रहा है। ठीक है, ब्लड बनाया हमारे पास। अब ब्लड बनाना तो कुछ ऐसा करता है ना कि ब्लड के थ्रू, मतलब ब्लड जा ही रहा है सब चीजों के पास, या फिर टिश्यू फ्लूइड पहुंच ही रहा है, तो कुछ ऐसा करते हैं ना जो फ्लूइड से जो है वो चल करके वो चला जाए उसमें। ठीक है, तो अगर जैसे हम लोग पूरा जो है फाइन नर्व्स बिछाते रहेंगे बॉडी के अंदर तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी, तो अब हम लोग क्या करें, तो इसमें हमने लिक्विड टाइप मटेरियल डाल दिया। ठीक है, फ्लूइड टाइप मटेरियल बना दिया। दैट इज बेसिकली हॉर्मोन्स हमारे। ठीक है, तो हॉर्मोन्स अलग अलग तरीके के होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, और जो कि जनरली हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, या फिर टिश्यू फ्लूइड के थ्रू सर्कुलेट करते हैं। ठीक, तो अब देखो, इन एनिमल्स, हाँ, हॉर्मोन्स एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। प्लांट्स वाला हार्मोन हम लोग प्लांट डेवलपमेंट में पढ़ लिया है। ठीक है, अब एनिमल वाला हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। ठीक, देखो, इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब एक बात समझना, क्या हमारे प्लांट्स के पास में न्यूरल सिस्टम होता है? नहीं होता है। न्यूरल सिस्टम हमारे पास, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा कुछ भी चीज प्लांट के पास में नहीं होता है। इसीलिए जब हम लोग पेड़ काटते हैं या फल तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, तो प्लांट्स को दर्द नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं ना ऐसे नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन की ऐसे लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो वेजिटेरियन वाले बोल रहे हैं कि हम तो प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ तुम नॉन वेज खाते हो, तो जो है एनिमल्स को मार के खाते हो तुम। तो अब नॉन वेज वाले अपने मतलब कवर अप करने के लिए बोलते हैं कि तुम भी तो प्लांट्स खाते हो, तुम भी तो लिविंग थिंग खा रहे हो, उसको दर्द नहीं होता। तो नहीं भाई, क्योंकि प्लांट्स को दर्द नहीं होता क्योंकि उसके पास में नर्वस सिस्टम नहीं है। ठीक है, और दुनिया में प्लांट्स को बनाया ही इसलिए गया है कि ताकि दूसरे, हाँ देखो, हर ऑर्गेनिज्म को बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो जो हो सके अपने साइड से कोऑर्डिनेट कर सके दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और जो दे सकता है वो दे करके दूसरों की हेल्प करे और दूसरों से भी हेल्प ले। तो हम प्लांट्स उगाते हैं। ठीक है, तो प्लांट को हम लाइफ देते हैं और बाद में हम उनसे फ्रूट्स लेते हैं। ठीक है, तो ये लेन देन वाला सिस्टम हम प्लांट्स के साथ भी करते हैं। पहले उसको पानी दिया, न्यूट्रिएंट दिया, प्लांट बड़ा हुआ, उसमें फ्रूट्स लगे। ठीक है, वो फ्रूट्स हमने ले लिया बदले में। ठीक है, तो ये लेन देन वाला प्रोसेस है। और प्लांट्स के पास में जो है ना वो नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसलिए उनको दर्द नहीं होता है। ठीक, बट उनमें एंडोक्राइन सिस्टम होता है क्योंकि उनमें हॉर्मोन्स होते हैं। ग्लैंड्स नहीं होता, हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स के अंदर होती है वो 2 चीजों से मिलके होती है, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में हमारे अंदर न्यूरॉन्स आते हैं, एंडोक्राइन में हमारे अंदर में हॉर्मोन्स आते हैं। नाउ ये जॉइंटली काम करते हैं, तभी हमारे पास कंट्रोल भी होता है और कोऑर्डिनेशन भी होता है। कंट्रोल करता है न्यूरल सिस्टम, कोऑर्डिनेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब देखो, एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। इनर्वेट मीन्स हर सेल के पास नहीं पहुंच पा रहा है वो। ठीक है, द एंडोक्राइन सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन। मतलब जो हमारे पास न्यूरल सेल्स होते हैं, नर्वस सेल्स होते हैं, वो हर बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, एंडोक्राइन सिस्टम बनाया जो ब्लड के थ्रू हर जगह पे पहुंचता है और फंक्शन करता है। ठीक है, नाउ
अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड्स हमारे पास दो तरीके के, एक्चुअली तीन तरीके के होते हैं ग्लैंड्स, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्सोक्राइन। एंडोक्राइन इज बेसिकली वो जो डक्टलेस होते हैं, जिनके पास डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन जिनके पास प्रॉपर पाथवे होता है और टारगेट जगह पे जाने का प्रॉपर पाथवे होता है, ठीक है, उनको हम लोग जनरली एंजाइम्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। एंड तीसरा होता है हमारे पास मिक्सोक्राइन। मिक्सोक्राइन हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जांपल आता है, दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारे पास एक्सो की तरह भी काम करता है, एंडो की तरह भी काम करता है, ठीक है। एंडो की तरह काम करके वो क्या रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एंड जो हमारे पास एंडो एक मिनट, मैंने क्या गलत बोल दिया, यस मैंने गलत बोल दिया। एंडो की तरह काम करने के लिए वो इंसुलिन और ग्लूकागोन यूज करता है, रिलीज करता है। एंड एक्सो की तरह काम करने के लिए वो क्या रिलीज करता है हमारे पास में, पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज करता है, तो वहां डक्ट आ गया, ठीक है, तो इसलिए वो एक्सोक्राइन में चला गया। और जो इंसुलिन होता है, ग्लूकागोन होता है, ये सब जो है वो रिलीज करता है हमारे पास में डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करता है, ठीक है, जो कि हमारा शुगर लेवल को अल्टर करता है, ठीक है। इंसुलिन घटाता है और ग्लूकागोन बढ़ाता है। अब देखो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना। जो हमारे पास में मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये हमारा दोनों तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये इसमें डक्ट होते हैं, लेकिन ये डक्टलेस वाला भी काम करता है, इसलिए इसका नाम हम लोग मिक्सोक्राइन ग्लैंड रख दिए, ठीक है। या फिर इसको हेट्रोट्रोफिक ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रोफिक ग्लैंड भी कहते हैं, या मिक्सोट्रोफिक ग्लैंड भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। लेकिन इस चैप्टर में मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। हमारे पास में एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ना है, ध्यान दो यहाँ पे। हमारे पास में इसमें जितने तुम ग्लैंड्स देख रहे हो, ये सारे ग्लैंड्स में मिक्सोट्रोफिक ग्लैंड भी आते हैं, लेकिन हम लोग उसका सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे। तो मतलब ये पूरा ग्लैंड जो हो गया, इसके हम लोग सिर्फ एंडोक्राइन पार्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड ही है, यही बस एक मिक्सोक्राइन है, लेकिन इसका भी हम लोग एंडोक्राइन पार्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होता है, मतलब इनके पास डक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट ये ब्लड में अपना सप्लाई करते हैं। दे रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्ट इनटू ब्लड, व्हिच देन ट्रांसपोर्ट टू स्पेसिफिक टारगेटेड ऑर्गन्स टू इनिशिएट अ पर्टिकुलर मेटाबॉलिक चेंज, ठीक है। मेटाबॉलिक बोले तो ज्यादातर बच्चों को ना मेटाबॉलिक प्रोसेस से ना सिर्फ डाइजेशन समझ में आता है। बेटा मेटाबॉलिक प्रोसेस दो प्रोसेस का मिक्सचर है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस मिल करके मेटाबॉलिक प्रोसेस बनाता है। कैटाबॉलिक में हम लोग बड़ी चीज को कट करते हैं, काटा, तो हम लोग काटते हैं, बड़ी चीज को काट करके छोटे छोटे चीजों में बनाते हैं, ठीक है। तो बड़ा मॉलिक्यूल है या बड़ा सब्सटेंस है, उसको तोड़ा, उसको ब्रेक डाउन किया छोटे छोटे मॉलिक्यूल या सब्सटेंस में, दिस इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसका अपोजिट एनाबॉलिक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे सब्सटेंस को जोड़ करके बड़ा सब्सटेंस बना रहे, दिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तो हमारे बॉडी में बहुत जगह एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म चल रहा है, सिर्फ डाइजेशन में नहीं होता है, ठीक है। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, हमने अभी पढ़ा ना, सर्कुलेशन वाला पढ़ा था, ब्लड वाला, तो उसमें मैंने बताया था तुम लोगों को कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन के साथ O2 जुड़ रहा है, तो हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल हो गया, O2 एक मॉलिक्यूल हो गया, दोनों जुड़ करके एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। क्या बना दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हमारे पास क्या बन गया, ये एक बड़ा कंपाउंड बन गया, दो छोटी छोटी चीजें मिलकर के एक बड़ा कंपाउंड बना रही है, दिस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। क्या बना दिया, ये एनाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। तो ये भी एक मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। तो हमारी बॉडी में ऐसी चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बनाने के लिए या तोड़ने के लिए हमने एक और पढ़ा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि HbCO2, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इसका नाम है हमारे पास में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो है, इसको बनाने के लिए एक एंजाइम यहाँ पे काम आता है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। ये वाला जो है एंजाइम इसके लिए काम आता है, तो ये यहाँ पे आया, तो इसको रिलीज कराने में कोई हार्मोन काम आएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि हमारे पास में, हमारी बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं ना, जो इंटरनल बॉडी में होते हैं, वो हमारे पास में हार्मोन्स कराते हैं। हार्मोन्स हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड के रिलीज होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
मेटाबॉलिक चेंजेस हमारे बॉडी में कराते हैं, किसी टारगेटेड ऑर्गन के लिए ये निकलते हैं। तो यहां से हमें 3 चीज पता चली। क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड पहला डकलेस होता है, ठीक है। दूसरा वो ब्लड में डायरेक्ट सिक्रीट होता है और एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑर्गन के पास जाता है। तीसरा हमारे पास में ये मेटाबॉलिक चेंज कराता है, कोई एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक चेंज के लिए कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन आएगा, ठीक है। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स, इनको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। अब ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ वाला सेक्शन है, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास PYQ वाला सेक्शन है। यहाँ पे हार्मोन को डिफाइन किया और हार्मोन के बारे में काफी काफी अच्छी अच्छी चीजें हमें यहाँ पे पता चली हैं। क्या? पहला, हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। नॉन न्यूट्रिएंट बोले तो ये हमें कोई भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं देता है, ठीक है। इंटरसेलुलर मैसेंजर है। इंटरसेलुलर मैसेंजर मतलब 2-3 सेल्स के इंटरकनेक्शन के बीच में ही काम करते हैं। तीसरा, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है, जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उतने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, उससे ज्यादा उससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, PYQ काफी बार पूछ चुका और यहां से बनता है नीट का पहला PYQ, ठीक है। बहुत वैसे तो चिंदी सा एक क्वेश्चन और बन सकता है, एंडोक्राइन ग्लैंड और डकलेस वाला, तो ये बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है। मतलब वैसे तो एक दो बार पूछा है बट बहुत रेयरली पूछता है, क्योंकि ये चीज तो बहुत ईजी है, ठीक है। बट ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। इसमें 3 चीज पता चला, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है और ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसको एज अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू फॉर हॉर्मोन्स, उसमें 4-5 ऐसे दे देगा स्टेटमेंट्स, उसमें एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, 3-4 चीजें और घुसा देगी। तो हाउ मेनी आर करेक्ट, तो 3 अगर करेक्ट है तो तुमको 3 पे टिक करना है, 2 करेक्ट है तो 2 पे टिक करना है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। नाउ अब हम लोग घुसते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में। ह्यूमन का जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यूज और सेल्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब वो ट्रैक जो स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह पूरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। किडनी, लीवर, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हार्मोन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। देख लो, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एडर्नल, इसके बाद में टेस्टिस, ओवरी। टेस्टिस मेल में होगा, ओवरी फीमेल में होगा। अब हम तुमको एक एक करके सारी चीजों का एक्स्ट्रा नाम बताते जाते हैं। हाइपोथैलेमस, देखो पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कह दिया? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि बाकी सारे ग्लैंड्स का फंक्शन ये संभालता है, ठीक। अब देखो, अब हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का काम संभालता है, ठीक है। मतलब ऐसा समझो, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये बेसिकली वी कैन से, काफी फनी सा है, प्लीज माइंड नहीं करना। जैसे हमारे स्कूल है, कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल डायरेक्टर्स होते हैं ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज दैट, ठीक है। तो ये बाकी सारे टीचर्स, हेडमास्टर वगैरह का जो है वो काम संभालते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास मास्टर ग्लैंड हो गए, ये सारे टीचर्स हो गए, बाकी के जो ये है ना, बाकी टीचर्स हो गए, ठीक है। टीचर है, प्रोफेसर है, तो इनका काम कौन संभालता है? प्रिंसिपल संभालता है, ठीक। अब प्रिंसिपल को कौन संभालती है? उसकी बीवी संभालती है। तो प्रिंसिपल का जो ऊपर प्रिंसिपल अगर मास्टर है तो उसके भी ऊपर मास्टर बैठी है, दैट इज उनकी वाइफ, ठीक है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम लोग हाइपोथैलेमस को कहते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट याद करने वाली चीजें हैं, और मैं यहाँ पे जो भी चीज बता रही हूँ बिल्कुल काल्पनिक है, इसको कोई भी रियल लाइफ से कनेक्ट ना करे, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या काम करता है? ये हमारे पास में स्लीप अवेक साइकिल को, रिदमिक साइकिल जितने भी होते हैं हमारी बॉडी में, उसको संभालता है। लाइक कब सोना है, कब जगना है। अगर 3-4 दिन आप सेम टाइम पे सो रहे हो, रात को 10:30 बजे आप सो जा रहे हो, 10:30 बजे 3-4 दिन कंटिन्यू सो गए ना, तो 5वें दिन कंफर्म है उस टाइम पे आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे, एक टाइम पकड़ो, उस टाइम पे उठते रहो 3-4 दिन ऐसे किया ना, 5वें दिन आपको खुद से उस टाइम पे नींद खुल जाएगी, ठीक है। ये होगा आपके गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुएशन आता है, ये पीनियल ग्लैंड संभालता है। इसके बाद में हमारे पास में स्किन पिगमेंटेशन का भी काम करता है, ठीक है। जब हम लोग धूप में जाते हैं, ठीक है, तो हमारी स्किन जो थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, सन बर्न हो जाना, टैनिंग हो जाना, तो वो सब बेसिकली क्या होता है? इसके सिक्रीशन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है। पैराथायराइड ग्लैंड उसमें ही 4 जगह चिपका होता है। देखो, थायराइड ग्लैंड कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड भी कहते हैं। ये हो गया थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसके अंदर 4 लोब्स होते हैं, ये लोब्स होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के, ठीक है। ये हो गया।
थाइमस हमारे यहाँ ब्रेस्ट बोन के पीछे, ब्रेस्ट बोन किसको कहते हैं, स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट पीछे होता है, और ये एज के साथ साथ छोटा होते जाता है। इसमें टी लिम्फोसाइट बनते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों को बचपन में मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से वो जितने ज्यादा नए नए बैक्टीरियाज मिट्टी में होंगे ना उनसे फेस ऑफ होगा उनका, ठीक है। उनके जो इम्यून सिस्टम है उनका वो किसको फेस करेंगे, नए नए बैक्टीरिया को फेस करेंगे। तो हमारे पास उस टाइम पे बचपन में थाइमस होता है जो कि नए नए एंटीबॉडीज बना के अपने बॉडी में रख सकता है। और एक टाइम के बाद जब आप बड़े हो जाते हो, और अभी तक काफी बच्चों का थाइमस जो है वो खत्म हो चुका होगा उनकी बॉडी में, तो ये थाइमस खत्म होने के बाद में तो फिर टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा, जितना आपके पास बन गया है चीजें वही आपके पास स्टोर रहेंगी, और वो मेमोरी सेल उसको स्टोर करके रखेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसलिए बचपन से ही बच्चे जो होते हैं ना, बहुत सारे बीमारियों से लड़ने का उसकी इम्यून सिस्टम खुद से ही चीजें निकाल लेती हैं। इसीलिए बच्चों को ज्यादा पैम्पर नहीं करना चाहिए, उनको मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ देना चाहिए बचपन में, क्योंकि बड़े होने के बाद थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे छोटा होके डीजेनरेट हो जाएगा। उसके बाद नए टी लिम्फोसाइट्स नहीं बन पाएंगे, हमारे पास जितने हैं उतने ही रह पाएंगे। और मेमोरी सेल में हर एक बीमारी, जितने आप मान लो 10 नए बैक्टीरिया को देखे थे बचपन में, वो 10 नए बैक्टीरिया को किस तरीके से मारना है वो आपके टी लिम्फोसाइट के मेमोरी में सेव हो चुका है। अब उसके अलावा 11वां कोई नया बैक्टीरिया आ गया ना, तो उससे लड़ना नहीं जानता है हमारा इम्यून सिस्टम। इसीलिए बचपन में जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर कर सको एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। पैनक्रियाज हमारे पास में होता है, ठीक है, स्टमक के जस्ट नीचे होता है। ये हमारे पास में क्या कहते हैं, स्टमक के जस्ट नीचे इधर लेफ्ट साइड में होगा आपके, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास में जो होता है ना, ये 2 तरीके से काम करता है। मिक्सोट्रोफिक ग्लैंड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसका इंसुलिन वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एड्रेनलिन ग्लैंड जो हो गया हमारे पास में, इसको हम लोग क्राउन ऑफ किडनी कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ताज की तरह बैठा रहता है। इसके बाद टेस्टिस जो हो गया ये हमें सिर्फ मेल में मिलता है, ओवरी जो हो गया सिर्फ हमें फीमेल में मिलता है। ये हो गए ये वाले पार्ट पूरे कंप्लीट आपके, ये वाला आपका जो है पेज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, जिसको हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू यहां से बनता है कि इसमें जो होता है हम लोग न्यूक्लियाई किसको कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस में बहुत सारे ग्रुप होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का, जिसको हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं, जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन। अब इनके हार्मोन्स किसको रेगुलेट करेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, तो इसके हार्मोन्स मास्टर ग्लैंड को रेगुलेट करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करेंगे। इसका सिंथेसिस और सिक्रीशन वगैरह देखते हैं। हाइपोथैलेमस से 2 तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, बोलेगा कि ये हार्मोन को रिलीज कराओ, और वो जल्दी से पिट्यूटरी ग्लैंड उस हार्मोन को रिलीज कराएगा, ठीक। अब जब देखेगा हाइपोथैलेमस की अब वो ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, अब उस हार्मोन को ज्यादा सिक्रीट कराने लगा है, तो अब वो भेजेगा इनहिबिटिंग हार्मोन कि अब रुक जाओ, अब ज्यादा सिक्रीट नहीं कराओ। तो इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, उस चीज को रोकेगा फिर, ठीक। तो रिलीजिंग हार्मोन में हमारे पास कौन से हार्मोन आते हैं, जीएनआरएच इज बेसिकली गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। एंड इनहिबिटिंग हार्मोन में कौन सा आता है, सोमैटोस्टेन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास में hormones released from hypothalamus reach the anterior pituitary through portal circulation system and regulates its function। portal system हमें अभी नहीं पढ़ना है, तो टेंशन नहीं लेना है इसका, ठीक है। बस आप याद रखो कि हाइपोथैलेमस जो है ना, इसके हार्मोन्स जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करते हैं, एक पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाते हैं, ठीक है, और इस चीज को रेगुलेट कराते हैं उसके फंक्शन को, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कम्स डायरेक्ट अंडर हाइपोथैलेमस कंडीशन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के अंडर आता है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए उसको पोर्टल सिस्टम का यूज करना पड़ता है। अगेन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के अंडर आता है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी को पोर्टल सिस्टम का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन सीला टर्सिका। सीला टर्सिका इज बेसिकली द बोनी कैविटी, हमारे स्कल का जो बोनी कैविटी होता है ना, उसमें उसको हम लोग सेला टर्सिका कहते हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, एक पतली सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारे पास में, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड दूसरा इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है हमारे पास में 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला हो गया ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया हमारे पास में वेसोप्रेसिन, ठीक है। इसके बाद में एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है, ये अगेन 2 पार्ट में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। पार्स डिस्टालिस जो होता है, पार्स डिस्टालिस एंटीरियर पिट्यूटरी को ही कहते हैं हम लोग, और पार्स इंटरमीडिया अलग होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड दो पॉइंट पे टूट रहा है, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस हो गया हमारे पास में पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। यही हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, ठीक। और इनके लिए उसको पोर्टल सिस्टम का यूज करना पड़ता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए उसको पोर्टल सिस्टम का यूज करना पड़ता है, ठीक। अब देखो एडिनो हाइपोफाइसिस अगेन दो पार्ट में टूट रहा है, एक पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, ठीक। पार्स डिस्टालिस को ही हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं और पार्स इंटरमीडिया अलग होता है, ठीक। अब देखो पार्स डिस्टालिस जो होता है ना, जिसको हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, जीएच, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, इसके बाद में एलएच, एफएसएच, इन सब के बारे में जानेंगे अभी हम लोग आगे। पार्स इंटरमीडिया कौन कौन से सिक्रीट करता है, तो ये सिक्रीट करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आ जाओ, अब हमारे पास में आज हम लोग कितना कर लेना चाहिए, चलो आज हम लोग कोशिश करेंगे थाइमस तक कंप्लीट कर लेने का। देखो एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ज्यादा सिक्रीशन हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन का तो क्या होगा, हम लोग ज्यादा बड़े हो जाएंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं गिगैंटिज्म, गिगैंटिज्म, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, हाथ वाथ शक्ल वकल हमारा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लो, इसी के जस्ट अपोजिट लो सिक्रीशन, जिसमें जीएच ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा, उसके साथ में क्या हो जाएगा, वो नाटा रह जाएगा, बेचारा बौना रह जाएगा, दैट इज ड्वार्फिज्म। क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म, ठीक है। इसके बाद प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड प्रोड्यूसेस मिल्क। देखो हमारे पास ना मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ना दो हार्मोन काम करते हैं, पहला प्रोलैक्टिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन कहते हैं इसको, ठीक है। वो जो किसी को देख के कुछ कुछ होता है इज बेसिकली ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये हमारे पास में ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी काम आता है। कैसे, देखो मिल्क प्रोडक्शन का काम होता है प्रोलैक्टिन का, पहले प्रोलैक्टिन आएगा, मिल्क प्रोड्यूस कराएगा, ठीक। अब जब बेबी जो होगा मदर के निप्पल से जब मिल्क को सक करेगा, तो वो मिल्क रिलीज कराने का जो काम होता है ना, वो ऑक्सीटोसिन का होता है, ठीक है, वो ऑक्सीटोसिन का होता है। तो पहला हमारा आया प्रोलैक्टिन, दूसरा हमारा आया ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन आएगा मिल्क प्रोडक्शन कराएगा, ठीक है, पी फॉर प्रोलैक्टिन, पी फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन कराएगा, ऑक्सीटोसिन मिल्क का सिक्रीशन कराएगा, ठीक है। अब देखो टीएसएच हमारे पास में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराएगा, मतलब बोलेगा भाई, मोटिवेट कराएगा, बोलेगा भाई अब चल सिक्रीट होना स्टार्ट हो जा, ठीक है, तेरा काम है। ये हो गया हमारे पास एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच क्या कहेगा, बोलेगा फीमेल के ओवरी में जाएगा, बहुत सारे फॉलिकल्स पड़े होंगे, उसको बोलेगा, एक फॉलिकल को पकड़ेगा, बोलेगा चल डिवीजन कर, डिवीजन कर, ठीक है। अब वहां से जो होगा वो हमारे पास oogenesis स्टार्ट हो जाएगा। oogenesis इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ओवम, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एफएसएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिर जाएगा, स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ गोनाड्स, ठीक है। इन मेल एलएच स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। देखो अब एक बात समझ रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास में ना बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं ना, जैसे टेस्टोस्टेरॉन होता है ना, वो मेल हार्मोन तो होता है लेकिन वो फीमेल में भी पाया जाता है, हाँ। और फीमेल में जो ईस्ट्रोजन होता है ना, वो फीमेल हार्मोन तो होता है लेकिन वो मेल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। ये बात पे आई डोंट थिंक कि आप लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि क्लास 10th में भी ये चीजें बता दी जाती हैं, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब होता क्या है ना कि जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे बड़े लोग जब हो जाते हैं ना, लोग जब बड़े हो जाते हैं या फिर जब एडल्टहुड में एंटर करते हैं ना, तो बहुत सारी फीमेल्स जो होती है ना अपर लिप्स बनवाती हैं, ठीक है। अपर लिप्स जैसे ब्यूटी का एक ब्यूटी पार्लर में गए ना, आईब्रोज बनवाया, वैसे अपर लिप्स होती है, मतलब लिप्स के ऊपर, ठीक है, या लोअर लिप भी बनवाती हैं कुछ लोग, ठीक है। अपर लिप बोले तो हल्की 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 मूछें लड़कियों को भी आता है, और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ये क्या होता है ना, जब आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होता है ना, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन प्रेजेंट है, मैं अभी फिलहाल फीमेल का बात कर रही हूँ, ठीक है, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन भी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, वैसे तो वो होता है एकदम थोड़े से अमाउंट में, ठीक, लेकिन
जब कभी हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, पीरियड्स इम्बैलेंस होने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि ईस्ट्रोजन थोड़ा सा घट करके और टेस्टोस्टेरोन हल्का सा बढ़ता है ना, तो वो चीज आपके बॉडी में दिखती है। जैसे कभी कभी फीवर होता है या फिर तबियत खराब होती है ना, तो बॉडी वीक हो जाती है। ऐसे टाइम पे क्या होता है ना कि हार्मोन में इम्बैलेंसमेंट जल्दी शो होता है फेस पे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा ना कि बहुत ज्यादा तबियत खराब है ना, तो कभी देखना ना ध्यान से, तो आपके फेस पे ना मॉइस्चर का ग्रोथ जो होगा ना वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। फीमेल में ये चीज होती है, ठीक है। कुछ कुछ में तो नॉर्मली भी होती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो हार्मोनल चेंज आपकी बॉडी का नेचुरल भी कभी कभी वैसा होता है कि फीमेल की अपर लिप जल्दी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग अपर लिप बनवाती हैं या फिर लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि देख मूंछें आ रही है, तो वो नहीं करना चाहिए बेसिकली, वो चीज नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये हो गया। अब मेल की बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। मेल में क्या होता है, कभी कभी देखना आप लोग, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो, कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े लोग, तो उन लोग का ना ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। मेल्स में भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। क्यों? एज के साथ भी हो सकता है, बिना एज के भी हो सकता है, ठीक है। लाइक अपने दादाजी लोग को या फिर नाना जी लोग को तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो कभी क्या होता है ना, उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि बूढ़े एज में जब हम लोग जाते हैं ना, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में वैसे भी सारी चीजें इम्बैलेंस ही हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि एजिंग, अब आपका जो बॉडी है ना वो धीरे धीरे एजिंग कर रहा है, तो उसमें इम्बैलेंसमेंट आती है, हॉर्मोन्स में इम्बैलेंसमेंट और जल्दी आती है। तो उस वजह से क्या होता है, उनका टेस्टोस्टेरोन गिरता है, तो एकदम शांत हो जाते हैं। मतलब एडल्टहुड में लड़के जितने एग्रेसिव होते हैं ना, ओल्ड एज में उतने नहीं रहते, ठीक है। ओल्ड एज में फीमेल ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लो होगा एंड ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, तो वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, बाल फिर बढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाएगा बातों में, तो ये चीज होगा। और वही अपोजिट फीमेल ओल्ड एज में क्या होती है कि ईस्ट्रोजन कम होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तो उनमें गुस्सा आता है, ठीक है। उनमें मूछें निकलने लगती हैं, दाढ़ियां भी किसी किसी को आने लगती है, तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो अब देखो इन फीमेल्स, अच्छा इन मेल्स एलएच जो है ये सिंथेसिस और सिक्रीशन कराता है, किसका? एंड्रोजन का, ठीक है। और फीमेल में एलएच क्या कराता है? ओवुलेशन कराता है। ओवुलेशन मतलब ओवम का रिलीज कराता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ये जब बच्चे का डिलीवरी होने वाला रहता है, पार्चुरेशन जिसको कहते हैं, तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराने का काम करता है, ताकि वो कैनाल से, सर्वाइकल कैनाल से जो है, बर्थ कैनाल से बाहर आ सके, ठीक है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मैमरी ग्लैंड, बताया था मैंने अभी कि मिल्क बनाने का, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कराता है प्रोलैक्टिन, एंड मिल्क का सिक्रीशन कराता है ऑक्सीटोसिन, वही इजेक्शन मतलब सिक्रीशन, ठीक है। वेसोप्रेसिन स्टिमुलेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन किडनी। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या कराता है हमारे पास? मेलानोसाइट्स पे जाके काम करता है एंड स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर आप धूप पे बैठे हो तो एमएसएच जो है वो एक्टिव हो जाएगा और आपका जो है टैनिंग वगैरह आने लगेगा, ठीक है। पीनियल ग्लैंड हमारे पास में क्या करता है? पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होता है डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, ठीक है। रिलीजेस मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन हमारे पास में क्या करता है? हमारे बॉडी में कितने काम करता है? हेल्प टू रेगुलेट डायूराइनल रिदम ऑफ बॉडी, लाइक स्लीप अवेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, इन सबको रेगुलेट करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हमारे पास 2 लोब से बना होता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में वैसे तो क्या बोलते हैं उसको, थायराइड ग्लैंड हमारे पास बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है, लेकिन कोई ये पूछता नहीं है, कभी आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। बट आप ध्यान में रखना, लाइक जनरल नॉलेज चीज है, कभी बैठो तो अपने पेरेंट्स से पूछ लो कि हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो बटरफ्लाई शेप्ड होता है ठीक है। तो लाइक ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा हमारे बॉडी में बोन है जो ब्यूटी बोन होता है, और कौन सा वाइटामिन है जो ब्यूटी वाइटामिन होता है, ठीक है। ये 2 चीज आप बताओगे कि हमारे बॉडी में कौन सा बोन है जो ब्यूटी बोन होता है, कौन सा वाइटामिन है जो ब्यूटी वाइटामिन होता है। ये 2 चीज आप कमेंट करोगे, और नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो हमारे पास है कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, 2 लोब से बना होता है, ठीक है। ईच साइड ऑफ ट्रैकिया, आधा इधर और बीच में जॉइंटेड रहता है वो, ठीक है, कनेक्टेड बाय इस्थमस, ठीक है। थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू, ठीक है। थायराइड ग्लैंड स्टोमल टिश्यू और फॉलिकल से बना रहता है, T4 T3 कहते हैं, ठीक है। एंड स्टोमल टिश्यू में आता है थायरोकैल्सिटोनिन। नाउ
आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड। आयोडीन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या होता है, हाइपरथायरॉइडिज्म, गोइटर, गला फूल जाता है, ठीक है। आई एम सॉरी, थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, जिसकी वजह से नेक में भी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरथायरॉइडिज्म मे कॉज स्टंटेड ग्रोथ ऑफ बेबी एंड मेंटल रिटार्डेशन। अगर आपके बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई तो हाइपोथायरॉइडिज्म का केस बनता है, और इस पे क्या होता है, बेबी के ग्रोथ में जो है वो रुकावट आती है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ रुक जाती है। मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, बच्चे का आईक्यू पे भी फर्क पड़ता है। जी हाँ, ये सारी चीजें पहले से होती हैं। बेबी देखो, जब फीटस हमारे पेट में है, ठीक है, मम्मी के पेट में है, उस टाइम माँ जो देखती है, जो सुनती है, जो फील करती है, बेबी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, बेबी के आईक्यू डेवलपमेंट में, बेबी के मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट में वो चीज बहुत इफेक्ट करती है, और वो उसको लाइफ टाइम तक वो चीज होती है। ये होता है, ये ऐसा नहीं इसको हवा में नहीं उड़ाना चाहिए, ये एक्चुअल में होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब जो है फीटस डेवलप हो रहा है तो अच्छी बातें करनी चाहिए फीमेल से, अच्छी अच्छी चीजें उसको दिखानी चाहिए, सुनानी चाहिए, अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए, ठीक है। एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहना चाहिए फीमेल को, अच्छी अच्छी बातें, स्ट्रॉन्ग चीजें और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाना चाहिए अपना, जिससे बेबी का भी जो पर्सनालिटी है काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो निकल के आता है। इसके बाद में अच्छी पिक्चर्स देखनी चाहिए, लाइक पॉजिटिव पिक्चर्स देखनी चाहिए। कोई ऐसा पिक्चर नहीं देखना चाहिए अब बच्चा है पेट में और उसको टाइटैनिक जैसी मूवी दिखा दोगे, हाँ, क्लास में इमोशनल हो जाएगी तो बच्चा भी मतलब इमोशनली काफी वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के दौरान हर फीमेल को ध्यान देनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ होता है वो काफी क्रूशियल होता है। अब ऐसा नहीं सोचना है अरे 9 महीने निकल जाएंगे, लेकिन ढंग से क्वालिटी टाइम के साथ निकालना पड़ेगा, ताकि आपकी बेबी को इन फ्यूचर किसी भी तरीके से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उनके लिए, ठीक है। मेंटली या फिजिकली भी बेबी, देखो बच्चा अगर मेंटली ठीक है तो फिजिकली वो ऑब्वियसली अच्छा निकलेगा, ठीक है। तो ये चीजें, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए ना। अब देखो होता क्या है, थायराइड हार्मोन रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर जिसको हम लोग कहते हैं। दे सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड बोन फॉर्मेशन। अब देखो रेड ब्लड सेल आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। नीचे बताना कमेंट करके कि हम लोग प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल को क्या कहते हैं, ठीक है। इस जो है लेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चन तुम लोग से पूछा, ये तीनों क्वेश्चन मैं जो है कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, इन तीनों का आंसर आके दे देना, ठीक है। दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब समझो, पहला तो ये प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को काबू करेगा, ठीक है, मतलब सपोर्ट करेगा। एंड देन हमारे पास में मेटाबॉलिज्म जो है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट का, ये कराएगा। नेक्स्ट थायरोकैल्सिटोनिन जो है ना, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा। अगर ज्यादा हो गया तो उसको कम करेगा, कम हो गया तो उसको बढ़ा करके मीडियम पे लाएगा, मतलब जो उसका जनरल लेवल होता है उस पे लाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे हमारे पास में होता है, तो थायरॉइड ग्लैंड के पीछे में ये जो होता है वो रहता है इम्बेडेड उसमें, ठीक है। सिक्रीट क्या करता है, पेप्टाइड हार्मोन, या फिर इसको हम लोग पैराथायरॉइड हार्मोन भी कहते हैं, पीटीएच, ठीक है। पीटीएच रेगुलेट्स द कैल्शियम आयरन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल, ट्यूब्यूलर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में रेगुलेट करेगा, ठीक है, और रीएब्जॉर्प्शन कराएगा कैल्शियम का, कहां से, रीनल ट्यूब्यूल से, नेफ्रॉन में, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब हम लोग थाइमस पे आ जाते हैं। थाइमस जो होता है ये डोर्सल साइड ऑफ हर्ट एंड द अयोटा, बेसिकली हमारे जो स्टर्नम है उसके पीछे में रहता है और हर्ट के आगे में रहता है। डोर्सल मतलब आगे के साइड में। अब देखो ये हो गया हमारे पास। दिस ग्लैंड रिलीजेस पेप्टाइड हार्मोन, थाइमोसिन हम लोग कहते हैं, दैट हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइड फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। डिफरेंशिएशन मतलब मेच्योरिटी, टी लिम्फोसाइड को मेच्योर होने में, उसको जो है ना गाइड करने में हेल्प करता है थाइमोसिन। इसीलिए थाइमस जब तक हमारे पास में रहता है वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बेटर बना सकता है, बेटर हर दिन बेटर बना सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे को मिट्टी में खेलने के लिए भेजो, ठीक है। इट ऑल्सो प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब तो बायो भी कहता है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज करना चाहिए। अब तुम्हारे जो है अब तो तुमने पढ़ भी लिया, ठीक है। तो अब जो तुम्हारे नोन में किसी का बच्चा होता है या कोई छोटा बच्चा है अभी, तो उनके पेरेंट्स को बताओ ये चीज कि ऐसा होना चाहिए। इसलिए तो पहले के टाइम में ना, जैसे हमारे मम्मी पापा की जनरेशन में क्या होता था, जब बच्चे होते ना तो उनको खेलने के लिए छोड़ा जाता था, ठीक है। और पहले की तो मतलब घर भी मिट्टी वगैरह की बनती थी, और
काफी अच्छा भी होता था वो चीज, ठीक है। वहां के लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहती थी, बच्चे भी आराम से खेल रहे हैं, ठीक है। आंगन वगैरह रहता था तो उसमें मिट्टी की लिपाई होती थी, तो उसमें बच्चे खेलते थे, तो उसमें बच्चे स्ट्रांग भी रहते थे, गिरते वगैरह थे तो उसकी मम्मी एकदम तुरंत से जाके पैम्पर नहीं करती थी और 2-4 थप्पड़ ऊपर से मारती थी। तो बेसिकली उस टाइम के बच्चे स्ट्रांग होते थे, ठीक है। तो ये चीज हुई, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। एड्रेनलिन ग्लैंड से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मैं भी थक गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है आपका ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमारा हो गया है। एड्रेनलिन ग्लैंड से ये पूरा पार्ट जो है अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। एंड 3 क्वेश्चंस जो पूछा है मैंने, पहला क्वेश्चन ब्यूटी बोन का क्या नाम होता है, दूसरा क्वेश्चन ब्यूटी विटामिन का क्या नाम होता है, तीसरा क्वेश्चन रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग साइंटिफिकली क्या कहते हैं। ये 3 चीज का क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। नहीं आता तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में बता दूंगी और पिन कर दूंगी। तो विद दिस वी आर डन विद हाफ ऑफ द चैप्टर एंड आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी के हाफ ऑफ द चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।